हेलो रेप्लिकेटर्स। रेप्लिकेटर्स, चलो मैंने आपको रेप्लिकेटर क्यों कहा अभी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो वीडियो है इसमें हम सीएसआर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से दो सेलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन बिलोंग करते हैं पार्ट सी को, जिसमें हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है, उसके क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कभी-कभी तो क्वेश्चन की लेंथ देख के ही हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन किसने बनाया, हम कोसने लगते हैं, है ना? समझ में नहीं आता, राइट? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते आगे का पढ़ते-पढ़ते पीछे का भूल जाते हैं। ऐसे ही होते हैं बहुत सारे पार्ट सी के क्वेश्चन। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से, उसी टाइप के क्वेश्चंस में से मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ। एक क्वेश्चन बिलॉन्ग करता है आरडीटी को और एक क्वेश्चन बिलॉन्ग करता है बायोकेमिस्ट्री। आपको दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको बड़ा मज़ा आएगा। सॉल्व जब हम करेंगे क्वेश्चन को तो उसमें आप 2 चीज़ें 2-3 चीज़ें सीखोगे। क्या-क्या? पहला ये कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, राइट? दूसरी चीज़, क्वेश्चन चाहे कितना भी लेंथी क्यों ना हो, उसको देख के घबराना नहीं है, राइट? और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, राइट? और चौथी चीज़, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है सीएसआर का, ध्यान रखना वो क्वेश्चन आपके लिए उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन क्वेश्चन बड़ा होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन होगी आपके लिए, राइट? जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ओके, ये तो हो गई आज के वीडियो की बात। अब मैंने आपको रेप्लिकेटर्स बोला था स्टार्टिंग में, तो इससे पहले मैं आपको स्टूडेंट बोलता था, है ना? तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक टर्म दिया जाए रेप्लिकेटर्स। अब देखो, जैसे कि मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, आपको अच्छा लगता है ना? तो मैं आपकी नॉलेज को रेप्लिकेट कर रहा हूँ, तो मैं तो आपके लिए रेप्लिकेटर्स हूँ ही, लेकिन साथ ही साथ आप सब भी मेरे लिए रेप्लिकेटर्स का रोल प्ले करते हो। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाने के लिए लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मैं भी शायद पहली बार पढ़ता हूँ, है ना? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे भी शायद पहली बार समझ में आती है या मेरे को भी पहली बार जानने को मिलती है। तो कहीं न कहीं आप भी मेरे रेप्लिकेटर्स हुए। तो पहला क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ 2 प्रोटीन्स वास सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग 3 क्रोमैटोग्राफिक कॉलम। 2 प्रोटीन का मिक्सचर लिया, प्रोटीन ए प्लस प्रोटीन बी, ओके? इस मिक्सचर को 3 क्रोमैटोग्राफिक कॉलम से उन्होंने पास किया। पहला कॉलम कैटायन एक्सचेंज, दूसरा साइज एक्सक्लूजन और तीसरा रिवर्स फेज। ओके, और उनके रिजल्ट ये हैं, कैटायन एक्सचेंज का ये, साइज एक्सक्लूजन का ये और रिवर्स फेज का ये, राइट? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा-थोड़ा मैं इन क्रोमैटोग्राफिक कॉलम के बारे में आपको बता देता हूँ कि इस टाइप के कॉलम से आप कैसे मॉलिक्यूल सेपरेट करते हो, इससे कैसे और इससे कैसे, ताकि आप क्वेश्चन को समझ जाओ। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे। वैसे कॉलम जो क्रोमैटोग्राफी है बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इसको मैं जब टेक्निक पढ़ाऊँगा तब आपको समझाऊँगा, बट यहाँ पे आपको समझना है कि जो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी होता है, उसमें आपको मेनली 2 टाइप के क्रोमैटोग्राफिक कॉलम पढ़ने होते हैं। एक तो कैटायन एक्सचेंज और एक एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। ओके, तो सिंपल सी ट्रिक यहाँ पर आपको ये याद रखनी है कि जो कैटायन एक्सचेंजर होते हैं, वो कभी भी कैटायन नहीं होते और जो एनायन एक्सचेंजर होते हैं, वो एनायन नहीं होते। ये सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैटायन एक्सचेंजर कैटायन नहीं होता और एनायन एक्सचेंजर एनायन नहीं होता। अब कैटायन क्या होता है तो आपको पता है, कैटायन का चार्ज होता है पॉजिटिव और एनायन का चार्ज होता है नेगेटिव, राइट? तो मैंने क्या बोला, कैटायन एक्सचेंजर कैटायन नहीं होता, तो मतलब कैटायन एक्सचेंजर यहाँ पर क्या है, इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और एनायन एक्सचेंजर का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर? तो ये कैटायन एक्सचेंजर जो है कॉलम, वो किससे बाइंड करेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल से, और जो एनायन एक्सचेंजर क्रोमैटोग्राफिक कॉलम है वो किससे बाइंड करेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल से। सिंपल है, राइट? पहला जो पॉइंट है वो क्या याद रखना है कि जो कैटायन एक्सचेंजर कॉलम्स होते हैं वो कैटायन नहीं होते और एनायन एक्सचेंजर कॉलम एनायन नहीं होते। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो याद रखना है कि हमेशा कॉलम अपने अपोजिट वाले चार्ज के साथ बाइंड करता है। तो यहाँ देखो, कैटायन एक्सचेंजर कैटायन नहीं है तो मतलब इसका चार्ज नेगेटिव है, और नेगेटिव वाला किससे बाइंड करेगा, हमेशा पॉजिटिव वाले से। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वो होता है आपका कैटायन।
ओके, तो जो मॉलिक्यूल आपको सेपरेट करना होता है उसी के नाम पर आपका क्रोमेटोग्राफी होता है। यहाँ पर आपको कैटायनिक मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो कैटायन एक्सचेंजर, और नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो एनायन एक्सचेंजर। लेकिन चार्ज उसका अलग होता है। एनायन एक्सचेंजर एनायन नहीं होता, कैटायन एक्सचेंजर कैटायन नहीं होता। तो ये बात हो गई कैटायन एक्सचेंजर कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जैसे ये कॉलम है, इस कॉलम में बहुत सारे बीट्स होते हैं, ओके? और तो इस साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी से जो सबसे पहले मॉलिक्यूल बाहर आता है, उसका साइज सबसे ज़्यादा बिगर होता है। मतलब जो बिगर मॉलिक्यूल होता है, वो सबसे पहले बाहर आता है। इस चीज़ को आप याद रखोगे, राइट? और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर इल्यूटेड लास्ट। ये होता है साइज एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल। हम बात करेंगे टेक्निक में जब हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में, बट यहाँ पे आपको शॉर्ट में यही समझना है कि साइज एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब ये सबसे बड़े मॉलिक्यूल को सबसे बाहर पहले निकालता है। सबसे बड़े मॉलिक्यूल को सबसे पहले निकालता है और सबसे छोटे मॉलिक्यूल को सबसे लास्ट में निकालता है। ओके, तो ये हो गया साइज एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल। और जो तीसरा है वो है रिवर्स फेस। तो रिवर्स फेस में क्या होता है, ये एक हाइड्रोफोबिक कॉलम होता है, हाइड्रोफोबिक कॉलम। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये बाइंड करता है किससे, इट बाइंड्स टू हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल सबसे पहले बाहर आ जाएगा, राइट? चलो, अब आपको इन तीनों के बारे में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पता चल चुकी हैं। तो अब मेरे को यहाँ पर बताओ कि जो कैटायन एक्सचेंज कॉलम है, इसका चार्ज क्या होगा कैटायन एक्सचेंजर का? मैंने आपको बताया था कि जो कैटायन एक्सचेंजर कॉलम्स होते हैं वो कभी कैटायन नहीं होते, तो इसका जो खुद का जो चार्ज है वो होगा नेगेटिव चार्ज। और ये किससे बाइंड करेगा? तो इट विल बाइंड टू पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, है ना? बाइंड टू पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, राइट? तो ये जब ये पॉजिटिव वाले मॉलिक्यूल से बाइंड कर लेगा तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा? नेगेटिव विल इल्यूट फर्स्ट। ये चीज आपको समझ में आई, राइट? साइज एक्सक्लूजन वाले में सबसे पहले कौन बाहर आता है? लार्जर मॉलिक्यूल इल्यूटेड फर्स्ट। समझ रहे हो? और रिवर्स फेस में क्या होगा? हाइड्रोफोबिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये, तो इसके साथ बाइंड किस टाइप के मॉलिक्यूल्स कर जाएंगे? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल इससे बाइंड करेंगे तो बाहर कौन आएगा? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल विल बी इल्यूटेड फर्स्ट, राइट? अब यहाँ देखो, सबसे पहला वाला रिजल्ट एनालाइज करो कैटायन एक्सचेंजर। जैसे जैसे यहाँ पर NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है तो सबसे पहले बाहर आया ए और उसके बाद बाहर आया बी। तो देखो यहाँ पर कैटायन एक्सचेंजर में सबसे पहले कौन बाहर आ रहा है? ए। तो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो होंगे वो इल्यूट होंगे पहले, तो यानी ए का जो चार्ज है वो नेगेटिव है और बी का चार्ज है पॉजिटिव, इसलिए ए पहले बाहर आ रहा है। साइज एक्सक्लूजन का जो आप रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पर पहले बाहर कौन आ रहा है? बी। और साइज एक्सक्लूजन में पहले कौन बाहर आता है? तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ए क्या होगा? स्मॉलर देन बी। ए होगा बी से छोटा, ए विल बी स्मॉलर देन बी इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। और रिवर्स फेस में आप देखोगे जैसे जैसे एसीटोनाइट्राइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, एसीटोनाइट्राइल एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, तो जैसे जैसे आप हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे सबसे पहले कौन बाहर आएगा? बी। तो मतलब कि बी क्या है? बी है हाइड्रोफिलिक और ए है हाइड्रोफोबिक। ए बाद में कॉलम से बाहर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये कॉलम के साथ स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉलम यहाँ पे कैसा है? रिवर्स फेस, मतलब हाइड्रोफोबिक। तो ए का नेचर कैसा होगा? ए का नेचर होगा हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, ए इज लार्जर देन लार्जर एंड मोर हाइड्रोफोबिक देन बी। तो देखो ए तो लार्जर तो नहीं है, ए इज स्मॉलर, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा।
बी देखते हैं, बी इज़ मोर एनायनिक, तो यहाँ पर देखो ए इज़ मोर एनायनिक देन बी इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो ये वाला भी गलत हो गया। सी देखते हैं, ए इज़ मोर हाइड्रोफोबिक एंड स्मॉलर देन बी, तो देखो ए जो स्मॉलर देन बी भी है और यहाँ पर हाइड्रोफोबिक भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपके सामने आए तो आप अच्छे से पढ़ें, हर एक चीज़ को ध्यान से समझें, उसके बाद ही करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीटी का। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 प्रोटीन्स BLM1, BLM2 and BLM3 were shown to be involved in repair of DNA double strand breaks। 3 प्रोटीन हैं BLM1, BLM2 और BLM3, ये तीनों ही डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, जब डीएनए में ब्रेक होता है तब ये डीएनए रिपेयर करवाते हैं। एक क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड फॉर 3 प्रोटीन्स। इन तीनों ही प्रोटीन्स के लिए क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। फाइंड द पैटर्न ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज शोन बिलो। ये नीचे जो रिजल्ट आप देख रहे हो ये पैटर्न इनको देखने को मिला। ओके, तो ये जो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट होता है सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें डीएनए और प्लस प्रोटीन का इंटरेक्शन हम देखते हैं। ओके, तो क्या होता है कि जब आप जेल चलाते हो तो मान लो एक वेल ये है, एक वेल ये है, राइट। अगर आप इसमें सिर्फ डीएनए डालोगे तो डीएनए का साइज जो भी है, मान लो यहाँ पर आपने एक स्टैंडर्ड भी चलाया साथ में, डीएनए का साइज जो भी है, मान लो ये 500 बेस पेयर है, ये 1 केबी है और ये है 5 केबी। ओके, तो मान लो आपके डीएनए का जो साइज है वो है 800 बेस पेयर, तो 800 बेस पेयर है तो वो कहाँ आएगा? वो 500 से थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ पर, राइट। अगर सिर्फ डीएनए है ये आप, अगर आपके डीएनए के साथ कोई प्रोटीन बाइंड हो जाता है तो क्या होगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। डीएनए का खुद का साइज था 800 बेस पेयर, लेकिन अब उसके साथ कोई प्रोटीन बढ़ गया तो उसका साइज, उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, तो वो इससे थोड़ा ऊपर चलेगा और उसका बैंड भी थोड़ा मोटा होगा, थिक होगा। तो ये है एक कंसेप्ट, ये है इसका प्रिंसिपल इम्यूनो प्रेसिपिटेशन का। ओके, इसी को आप ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है कि 0 मिनट मतलब बिफोर ब्रेक, जब डीएनए में ब्रेक नहीं हुआ था, ओके, तब BLM1, तो BLM1 का जो बैंड देखो आप कैसा आ रहा है। BLM1 एक प्रोटीन है, ओके। यहाँ पर ये जो है ये बैंड किसके हैं? डीएनए के हैं। यहाँ पर देखो BLM1 का जब आप रिजल्ट देखोगे तो बैंड का साइज देखो, थिन साइज यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना। 0 KB फ्रॉम ब्रेक, ये इनपुट जो है ये कंट्रोल है, मतलब यहाँ पे सिर्फ डीएनए के बैंड्स हैं, डीएनए को एज ए कंट्रोल चलाया हुआ है। ओके, ये वाला जो है पहला एक्सपेरिमेंट, मतलब 0 KB फ्रॉम ब्रेक। मान लो कि ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है और यहाँ पर आपके डीएनए में ब्रेक हो जाता है ऐसे, यहाँ पर आपके डीएनए में ब्रेक हो गया, तो जो साइट ऑफ ब्रेक है ये है क्या? साइट ऑफ ब्रेक। तो इसी का मतलब है 0 KB फ्रॉम ब्रेक, मतलब एग्जैक्टली जहां पर ब्रेक हुआ है वहीं पर क्या BLM1 बाइंड करता है 0 मिनट पर, जैसे बिफोर ब्रेक या ब्रेक होने से पहले BLM बाइंड करता है। तो यहाँ पर देखो बैंड का साइज पतला है काफ़ी, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ डीएनए प्रेजेंट है, इससे आप कंपैरिजन करोगे तो, राइट। फिर देखो 1 KB फ्रॉम ब्रेक, मतलब जहाँ पे ब्रेक हुआ है उससे 1 KB लेफ्ट में और 1 KB राइट में क्या BLM1 बाइंड करता है, तो यहाँ पर भी डीएनए का बैंड का साइज देखो थिन है, इसका मतलब यहाँ पर भी बाइंड नहीं कर रहा। फिर आगे आओ 30 मिनट्स मतलब आफ्टर ब्रेक, ब्रेक होने के बाद एनालाइज किया गया, देखा गया कि क्या होता है। तो इनपुट में देखो जो कंट्रोल था डीएनए, वो उसका साइज यहाँ इससे कंपेयर करोगे आप, तो 0 KB फ्रॉम ब्रेक, मतलब एग्जैक्टली एट द साइट ऑफ ब्रेक देखोगे आप बैंड का साइज कैसा है? थिक हो गया। मतलब कि जब डीएनए में ब्रेक होता है उसके आधे घंटे के बाद यहाँ पर BLM1 प्रोटीन बाइंड कर जाता है, इसलिए डीएनए यहाँ पर बैंड कैसा आ रहा है? थिक, राइट। तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी 1 KB फ्रॉम ब्रेक, क्या
जहाँ पर ब्रेक हुआ है उसके 1 केबी लेफ्ट और 1 केबी राइट, मतलब ब्रेक साइड के बियॉन्ड भी क्या ये BLM1 बाइंड करता है? तो यहाँ पर बैंड का साइज देखो थिन, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ डीएनए प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर बाइंड नहीं कर रहा। ये सिर्फ BLM1 कहाँ बाइंड करता है? एट द साइट ऑफ ब्रेक, राइट। इसके बाद BLM2 देखो, तो BLM2 में आप जब कंपैरिजन करोगे, देखो यहाँ पर BLM2 को हम देखेंगे तो ये हो गया इनपुट, मतलब बिफोर ब्रेक जब हम देखेंगे, जब डीएनए में कोई ब्रेक नहीं हुआ, तो BLM2 यहाँ पर बाइंड कर रहा है, मतलब साइट ऑफ ब्रेक पे भी बाइंड कर रहा है, 0 केबी फ्रॉम ब्रेक एंड बियॉन्ड ब्रेक 1 केबी फ्रॉम ब्रेक, जहाँ पे ब्रेक हुआ है उससे आगे पीछे भी बाइंड कर रहा है। कौन? BLM2। लेकिन जैसे ही डीएनए में ब्रेक होता है, आफ्टर ब्रेक, आफ्टर 30 मिनट्स, यहाँ पर देखो कहीं पर भी BLM2 बाइंड नहीं कर रहा, सब जगह कंट्रोल जैसा ही आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि जो BLM1 प्रोटीन है, वो तो डीएनए जैसे ही ब्रेक होता है बाइंड हो जाता है एट द साइट ऑफ ब्रेक। लेकिन जो BLM2 है, वो ब्रेक से पहले तो डीएनए पे बाउंड रहता है, लेकिन ब्रेक के बाद बाउंड नहीं रहता, राइट। अब BLM3 का देखो, तो BLM3 का जब आप देखोगे, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि 0 मिनट मतलब बिफोर ब्रेक, ब्रेक होने से पहले ही BLM3 आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। आप इस कंट्रोल से कंपेयर करो, तो यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही 30 मिनट के बाद आप देखते हो, मतलब आफ्टर ब्रेक, जैसे ही डीएनए में ब्रेक होता है उसके 30 मिनट के बाद आप देखोगे, तो BLM3 बाइंड हो जाता है यहाँ 0 केबी फ्रॉम ब्रेक, मतलब ब्रेक साइड पे भी एंड 1 केबी फ्रॉम ब्रेक, बियॉन्ड द ब्रेक साइड भी। तो जब डीएनए में ब्रेक होता है तो 2 ही प्रोटीन बाइंड करते हैं, BLM1 और BLM3। बस डिफरेंस ये है कि BLM1 सिर्फ ब्रेक साइट पर ही बाइंड करेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर 0 केबी पर ही बाइंड कर रहा है सिर्फ ये BLM1। लेकिन जो BLM3 है, ये ब्रेक साइट पर भी बाइंड कर रहा है और बियॉन्ड द ब्रेक साइट भी बाइंड कर रहा है। तो अब आप स्टेटमेंट पढ़ो। ऑप्शन ए क्या है? BLM1, BLM2, BLM3 बाइंड्स टू डीएनए ब्रेक साइट। ऐसा नहीं है, तीनों प्रोटीन बाइंड नहीं करते। BLM2 तो बिल्कुल भी बाइंड नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन गलत। बी क्या है? BLM1 बाइंड्स टू ब्रेक साइट। सही बात है, BLM1 ब्रेक साइट पे बाइंड कर रहा है। BLM3 बाइंड्स टू द ब्रेक साइट एंड बियॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, ब्रेक साइट पे भी बाइंड कर रहा है यहाँ पर देखो, और बियॉन्ड भी बाइंड कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा करो, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। आप थ्योरी चाहे कितना भी पढ़ लो मेरे दोस्त, लेकिन एग्जाम में जाके आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बन जाओगे और एग्जाम में आप चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, तो धीरे धीरे शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप कंसेप्ट समझोगे, आपके स्किल्स इंक्रीज होंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के, तो आपको मज़ा आने लगेगा। और जब तक मज़ा ना आए तो हिम्मत नहीं हारनी। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ना नहीं है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे कि आपको पसंद आई, तो मैं आपके लिए और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आऊँगा। लेकिन आप अगर मुझे बताओगे आपको अच्छा लगा तभी लेकर आऊँगा। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करो और चैनल को शेयर करो भाई, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, जूनियर, सीनियर्स सबके साथ इस चैनल को शेयर करो, अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर आपको अच्छे कंटेंट मिलते हैं। तो दूसरों तक भी पहुँचाओ ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके उनकी प्रिपरेशन में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ख़्याल रखो। इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी सेफ्टी, आपको सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर पाओगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।